हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं। नेम इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि भारत में उद्योग। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स मैन गेट्स सर्टेन थिंग्स from nature directly. Certain things are produced by him with the nature's help, while some other things she manufactures or make using the natural resources. This work of making of manufacturing thing is called industry. यानी कि जो वह मनुष्य अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह या तो प्रकृति से करता है, साथ ही साथ वह कुछ वस्तुओं का निर्माण स्वयं भी करता है, प्राकृतिक कारकों के सहयोग से भी निर्माण करता है। तो उद्योग तो मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का या साथ ही साथ कच्चे माल का उपयोग कर अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसे ही हम उद्योग कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्री कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण की इस प्रक्रिया में, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ लेबर, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। निर्माण की इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार जो लेबर होता है, जो मजदूर वगैरह होता है, ऊर्जा, साथ ही साथ नई नई टेक्निक का उपयोग करके भी वह यह कार्य करता है। By transformation of raw material into finished goods, the men get different things of his are used like earthen of metallic utensils made of metal or clay, sugar or jaggery out of sugar cane, etc. इस तरीके से यह कच्चे माल के इसी को हम बदलकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं हम बनाते हैं, जैसे मिट्टी या धातु से बर्तन, गन्ने से गुड़ या चीनी आदि। इन इंडिया कॉटेज इंडस्ट्रीज वेर डेवलप्ड स्टेज इन ओल्डन डेज, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दिस इंडस्ट्रीज सफर्ड ए ग्रेट सेट बैक। भारत में उद्योगों का विकास या औद्योगिकीकरण लगभग हमारी आजादी के जस्ट बाद, यानी कि सन 1948 में शुरू हो गया था। After independence, the new policy of industrial development in India was declared in 1948. यानी कि भारत की आजादी के बाद 1948 में उद्योगों का विस्तारीकरण आरंभ हो गया। As a result, different industries were developed in public and private sector. और इसी के परिणाम स्वरूप अलग अलग उद्योग धंधे, प्राइवेट और पब्लिक मतलब निजी और अन्य सरकारी उद्योग धंधे वहां पर शुरू हो गए। गवर्नमेंट मेड सुटेबल चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सरकार ने भी इन उद्योग धंधों को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की कुछ पॉलिसियां बनाई, जिनसे उद्योग धंधों को बहुत ही लाभ हुआ। द लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन हैज opened doors of Indian and foreign investors to set up industries in India। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की उद्योग धंधों को भारत में चलाने के लिए उद्योग जगत में एक क्रांति आई है, और इस तरीके से दुनिया के जो अनेक देश हैं वे भारत में उद्योग लगाने में उत्सुक हैं। Consequently, the participation multinational companies in the industrial sector in India has increased, and India is coming up as the industrial country in the world economy। और भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान बहुत ही बड़ा हो गया है, क्योंकि विदेशों से आने वाली अनेक कंपनियां, अनेक उद्योग यहाँ भारत में स्थापित किए जा रहे हैं। In the textile industry, some units only spin yarn, some weave cloth, while some others are doing both the process। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है उनमें सूती वस्त्र के अलावा दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस प्रोसेस को दोनों प्रकार से चलायमान करती है। और कुछ कारखानों में केवल सूत काटने का काम होता है, कुछ में केवल कपड़ा बुनने का काम होता है, तथा कुछ में काटने और साथ ही साथ इन कुछ में दोनों काम एक साथ किए जाते हैं। इन मॉडर्न टाइम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंडस्ट्रियल development. Economic development brings out improvement in the standard of living, which makes the nation strong. For industrial development of the country, following conditions are available. First number, topography is favorable for setting up of industries। मतलब यानी कि जो धरातली दशाएं होती हैं वे उद्योग की स्थापना के अनुकूल है। दूसरा हो जाएगा आपका क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉर्मल इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अनेक राज्यों में जो अधिकांश प्रदेशों में जलवायु दशाएं जो हैं वे सामान्य हैं।
थर्ड नंबर, चीप लेबर इज अवेलेबल इन द कंट्री, मतलब सस्ते मजदूरों के उपलब्ध हो जाने के कारण। थर्ड, फोर्थ हो जाएगा एडुकेट रॉ मटेरियल्स इज अवेलेबल फॉर मिनरल, एग्रो एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। बहुत सारे जो उद्योग धंधे होते हैं उनके लिए कच्चा माल जो है यह कृषि से हमें प्राप्त हो जाता है। गुड नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन वाइड मार्केट इज अवेलेबल, ड्यू टू बहुत अधिक घनी मात्रा में आबादी होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े बाजार भी उपलब्ध हैं। द मेन hindrances in the way of industrial development of India are that the country is not so developed technologically and inadequate availability of capital resources. Government of India is consistently taking suitable measures for the industrial development of the country. तो जिस तरीके से हम उद्योगों के बारे में पढ़ा है, अनेक प्रकार के उद्योग यहाँ पर भारत में संचालित हैं और उनमें से टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, कितने प्रकार के उद्योग भारत में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यूटिलिटी, साइज, रॉ मटेरियल एंड नेचर ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स produced, types of industries can be classified as under. First number, according to the situation of ownership, industries can be categorized into 4 types. 4 प्रकार के उद्योग धंधे यहाँ पर हम ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ ग्रुप। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं कि निजी क्षेत्र के जो उद्योग धंधे होते हैं वे इसमें आते हैं। इसमें जो मालिक स्वयं होता है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है इंडस्ट्रीज वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज ऑन बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो सहकारी संस्था होती है उनके द्वारा जो उद्योग धंधे चलाए जाते हैं वे सहकारी संस्थाएं से संबंधित उद्योग धंधे कहलाते हैं। साथ ही साथ मिक्स्ड इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय 2 और मोर ओनर ऑफ द अबव टाइप्स। इन दोनों 2 या 2 से अधिक प्रकार के जब ओनर होते हैं तो उसमें हम मिश्रित उद्योग हम उन्हें कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता के आधार पर। इंडस्ट्रीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट नंबर हो जाएगा बेसिक इंडस्ट्रीज यानी कि आधारभूत उद्योग या आधारभूत उद्योग। फर्स्ट हो जाएगा सच इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड बेसिस ऑफ फॉर अदर इंडस्ट्रीज। द प्रोडक्ट्स ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर यूज्ड फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। दूसरे प्रकार के जो आधारभूत उद्योग धंधे होते हैं ये किसी अन्य बड़े जो उद्योग धंधे होते हैं उनके लिए आधार उपलब्धता करवाते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आयरन यानी कि लोहा और स्टील उद्योग धंधा होता है ये इसके बेसिक उद्योग धंधे कहलाते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता उद्योग। सच इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, वे उद्योग जो उपभोक्ता से संबंधित या दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम आते हैं वे उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे टेक्सटाइल्स, शुगर, पेपर एक्सेट्रा। टेक्सटाइल्स यानी कि वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और कागज उद्योग आदि। ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कि आकार के आधार पर उद्योग धंधे। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट नंबर हो जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 10 करोड़ और मोर। एग्जाम्पल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जो लार्ज स्केल, जो बड़े वृहद उद्योग जिनको हम कहते हैं, बड़ी कंपनियां जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे उद्योग धंधे जिनकी जो पूंजी निवेश लगभग 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर होता है उन्हें हम बड़े उद्योग या वृहद उद्योग कहेंगे। जैसे टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी। सेकेंड हो जाएगा मीडियम इंडस्ट्री यानी कि मध्यम उद्योग, वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 5 and 10 करोड़। एग्जाम्पल लेदर इंडस्ट्री। जहां ऐसे उद्योग जहां पर पूंजी का निवेश 5 से 10 करोड़ के बीच में होता है ऐसे उद्योग मध्यम उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि चमड़ा उद्योग। सी हो जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि छोटे या लघु उद्योग। सच इंडस्ट्रीज इन विच कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 2 to 5 करोड़। एग्जाम्पल लाख इंडस्ट्रीज यानी कि जो ऐसे उद्योग जिनमें
केवल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक का होता है। ऐसे उद्योग छोटे या लघु उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि लाख उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन नॉमिनल एंड विच आर रन विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ऐसे उद्योग धंधे जिनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, साथ ही साथ जो कि परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से चलाए जा सकते हैं, उन्हें लघु या कुटीर उद्योग कहा जाता है। इफ सच इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन विलेज, अगर इस प्रकार के उद्योग अगर गांव में स्थापित होते हैं, दे आर कॉल्ड विलेज और रूरल इंडस्ट्रीज, तो उन्हें लघु उद्योग या ग्रामीण उद्योग कहा जाता है। एंड इफ दे आर लोकेटेड इन अ टाउन दे आर नोन एज अर्बन कॉटेज इंडस्ट्रीज, और यदि वे किसी शहर में स्थापित किए जाते हैं तो उन्हें शहरी या नगरीय उद्योग धंधे कहा जाता है। On the basis of the types of finished goods, industries can be classified into two types. Heavy industries, where heavy machines articles are produced, example tractor manufacturing units, जो भारी उद्योग कहलाते हैं, जिनमें भारी मशीन का उपयोग किया जाता है, वे भारी उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर निर्माण की कंपनियां। लाइट इंडस्ट्रीज वेयर स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ डेली यूजेज आर मैन्युफैक्चर, एग्जांपल टॉयज एक्सेट्रा। लाइट यानी कि हल्के उद्योग, जहां पर जो छोटी मात्रा में वस्तुएं तैयार की जाती हैं या दैनिक उपयोग की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, उन्हें हल्के उद्योग कहा जाता है, जैसे कि खिलौने वगैरह इत्यादि। On the basis of raw material, industrial units can be divided into three types. First हो जाएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, where raw material एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कृषि आधारित जो उद्योग धंधे होते हैं, वैसे उद्योग धंधे जहां पर कच्चे माल की आपूर्ति कृषि के द्वारा की जाती है, ऐसे उद्योग धंधे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा जैसे कॉटन यानी कि कपास की खेती, कपड़े उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सच यूनिट्स कैन बी यूज्ड मिनरल एज रॉ मटेरियल, एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योग धंधे जो कि खनिज पदार्थों की सहायता से जिनके कच्चे माल की उपलब्धता हो पाती है, ऐसे उद्योग धंधों को हम खनिज आधारित उद्योग धंधे कहते हैं, जैसे कि आयरन स्टील उद्योग। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कि वन आधारित उद्योग, वेयर रॉ मटेरियल आर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, जो कागज उद्योग के लिए जंगलों का या वनों पर आधारित होना कागज इंडस्ट्रीज कहलाता है, यानी कि जो कि फॉरेस्ट पर बेस्ड हैं, यानी कि जंगलों पर आश्रित होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। Agricultural based used because raw material is necessity for every industry. Raw material is also called food for the industries. Given below are some main industries classified according to the types of raw material used by them. बहुत सारे ऐसे अनेक उद्योग धंधे जिनमें कच्चे माल पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उन्हीं के आधार पर हम कुछ पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जो कृषि पर आधारित उद्योग धंधे हैं, उन्हें हम देखेंगे। India is an agricultural country. Wheat, rice, maize, sugarcane, cotton, etc. are used as raw material in certain industries like sugarcane in sugar industries, cotton in the textile industries, etc. जो इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, यानी कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास आदि का उपयोग जो है कच्चे माल पदार्थों के रूप में अनेक उद्योग धंधों में किया जाता है, जैसे कि जो गन्ने का उपयोग जो है चीनी उद्योग में किया जाता है, साथ ही साथ कपास का उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में किया जाता है, टेक्सटाइल। बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। In order to improve the financial condition of cultivators as also for economical development for rural areas, cost enhancement of agriculture produce is suitable and successful measure. Its main benefits are as under. First number point, to earn more income. The cultivators, by transforming process of the shape, color, quality and taste of their original agriculture produce, may sell out such transformed products
on higher rates and thereby earn more profit. Example, the cultivators may prepare chips for potatoes and bananas and also many varieties of achar and papad etc. from their agriculture produce, which under the change from may fetch multifold income. As you are aware that the rate of potato in market around is ₹10 per kg, whereas the potato chips are sold at the rate of ₹20 per 200 grams. अब जो किसान होता है, जो कृषक होता है, वह अपनी जो उपज होती है उसके कुछ भाग को या रूप को चेंज करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाकर या उसके टेस्ट को बदलकर उसके जो ओरिजिनल जो उसकी उपज होती है उसमें बदलाव करके उन उत्पादों को कुछ ऊंचे दामों पर बेचकर कुछ और ज्यादा लाभ कमा सकता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर, एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ, जैसे कि चिप्स, आलू की चिप्स जो होती है मार्केट में, या केले की जो चिप्स होती है, ये आलू मार्केट में लगभग 10 रुपए पर किलो मिल जाता है। वहीं इसी आलू की चिप्स बाजार में 20 रुपए प्रति 200 ग्राम बिकती है। तो इस तरीके से हम कृषक या किसान जो होता है अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। Extra profit of cultivators in place of mediators. In the privileging practice, the traders and other mediators purchase agriculture produce and cheaper rates from the cultivators, and by enhancing its cost, they sell it at higher rates and earn the profit. If the cultivators themselves enhance the cost of their produce, they can also earn extra profit, which presently goes to the pocket of mediators. देखिए, जो एक्स्ट्रा यानी कि मध्यस्थ होते हैं, बीच वाले होते हैं, उनको किसान अपनी उपज ना बेचकर या अपना माल ना बेचकर सीधे खुद ही अगर अपनी उपज को बेचे तो इस तरीके से वह अन्य यानी कि अधिक उपज के द्वारा वह अपनी आमदनी को प्राप्त कर सकता है। ये अभी फिलहाल वर्तमान व्यवस्था में व्यापारी वगैरह जो होते हैं वो किसानों से उनकी उपज को बहुत ही कम दाम पर खरीद लेते हैं और फिर उनके दाम बढ़ाकर उन्हें बाजार में बेच देते हैं, जिससे कि जो लाभ होता है वह केवल उन लोगों को यानी कि उन व्यापारियों तक ही सीमित हो जाता है, व्यापारी को ही इसका लाभ मिलता है। जबकि अगर कृषक यानी कि किसान खुद अगर अपनी इस उत्पाद को बेचे, उनके उत्पाद को बढ़ाए, उनकी कीमत को बढ़ाए और इस तरीके से तो वह अपना खुद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि कुछ अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, जो कि मध्यस्थों यानी कि उन व्यापारियों के जेब में जाने से हम उसे रोक सकते हैं। To prevent the agriculture produce from a damage, we all aware of the fact that cultivators get a perfect produce during the season, but much of the fruits and vegetables get perished, thereby causing loss of cultivators. So if the cost of produce is enhanced, they may escape this loss. यानी कि जो उपज वगैरह होती है उसकी बर्बादी पर हम रोक लगा सकते हैं या उसको नष्ट होने से, समाप्त होने से रोक सकते हैं और इस तरीके से हम हमारा अधिक नुकसान होने से रोक सकते हैं। वी ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट, हम ये सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो किसान होते हैं अगर अच्छी मात्रा में अगर फसल प्राप्त करता है तो उसकी कीमत हमें कम प्राप्त होती है, लेकिन साथ ही बहुत सी फल और सब्जियां वगैरह ऐसी होती हैं जो सीजन यानी कि मौसम में खराब हो जाती है या सड़ जाती हैं। अतः समय पर इनका उपयोग करके हम उनकी उपज को बर्बादी से बचा सकते हैं।